वहीं रियाज अग्निहोत्री जो अपने 50 से 60 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो हमेशा माफिया के औरा में रहते थे। आज उनका माफिया लुक दोबारा से वापस आ गया था और रियाज की आंखों में उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रियाज की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी, उनके वेन्स भी बाहर उभर कर आ गए थे और उन्हें बस अपनी जिया सेफ चाहिए थी। वैसे तो उन्होंने ये देख लिया था कि जिया उनकी सेफ है कैमरे के थ्रू, लेकिन वो जयशंकर तिवारी पर बहुत नाराज थे। जैसे ही वो अंदर की तरफ आगे बढ़े थे, जयशंकर तिवारी हल्का सा पीछे होते हैं और अपने बगल में खड़े कमिश्नर को देखते हुए कहते हैं, ये ये यहाँ पर कैसे आ गया? आपसे बोला था ना मैंने कि सिक्योरिटी सिस्टम को संभाल कर रखे। कमिश्नर जो बगल में खड़े जयशंकर तिवारी को देखते हैं और तुरंत ही अपनी पार्टी बदलते हुए रियाज अग्निहोत्री की साइड में आ जाते हैं और उनके साइड में अपने सर को झुकाते हुए अपना हाथ जोड़कर कहते हैं, हो भाग्य हमारे सर, आपके दर्शन तो बिल्कुल दुर्लभ थे। अचानक से आप यहाँ पर। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है सर? जैसे ही जयशंकर तिवारी ने ये सुना था, वो उस पर नाराज होते हुए कहते हैं, हमने आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए बुलाया है, आप उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? कमिश्नर जी कहते हैं, अरे क्या साहब, इनसे आपको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? मैं तो छोटा मोटा इंसान। और वो रेहाश की तरफ देखकर अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा, आपको जो करना है आप करिए, मैं बाहर खड़ा हूँ सर। और ये बोलकर वो तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। विश्वास जो अब समझ चुके थे कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। रियाज आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहीं रियाज के दो बॉडीगार्ड्स जो उनके ठीक पीछे एक चेयर ले आकर रख दिए थे, वो इस वक्त जयशंकर तिवारी के ठीक सामने आकर बैठ गए थे, वो भी पूरे चौड़ में। और वो जयशंकर तिवारी को भी बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, आपका ही घर है, शर्माइए मत, बैठ जाइए। उनकी आवाज़ में एक अलग ही बोल्डनेस थी, जिसे सुनकर के जयशंकर तिवारी के पसीने छूट गए थे। वो अपने पसीने को छुपाते हुए अपने हैंकी से पूछते हैं और कहते हैं, आप यहाँ, क्या काम है आपको हमसे? वैसे तो वो रुतबा मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी क्योंकि डर तो उन्हें भी काफ़ी लग रहा था। विश्वास भी बस अपने चेहरे को नीचे करके खड़े थे। जैसे ही जयशंकर तिवारी ने ये डिमांड उनसे पूछी थी, रियाज पीछे थोड़ा लीन होते हुए कहते हैं, दिमागदार तो आप हैं, समझ गए कि मुझे यहाँ पर आपसे कुछ चाहिए। विश्वास जो कहते हैं, पैसे पैसे चाहिए ना आपको? कितने पैसे चाहिए आप बताइए, हम आपकी डिमांड पूरी करते हैं। जैसे रियाज ने विश्वास के मुंह से पैसों का नाम सुना था, वो हंसते हुए कहते हैं, पैसों की डिमांड आप पूरी करेंगे हमारी? एक कुएं में रहने वाला मेढक समंदर में रहने वाली बड़ी मछली के प्यास को बुझा सकता है। वैसे औकात कितनी है आपकी जो आप मेरी डिमांड पूरी करेंगे? और फिर वो अचानक से जयशंकर तिवारी की तरफ बेंड होते हुए कहते हैं, वैसे जिस चीज़ की डिमांड है ना, वो आपसे ही पूरी हो सकती है। आपके पास है वो शख्स जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे इतनी जल्दी आपसे मिलने का इरादा नहीं था मिस्टर त्रिपाठी, सोचा था कुछ दिन और आप अपनी इस सीएम वाली ज़िंदगी को जी लें, लेकिन शायद आपकी मौत आपके आसपास पहुंच चुकी है। अभी तक जयशंकर तिवारी को हमेशा जो भी शख्स मिले थे वो उनसे इज्जत से बात करते थे और कभी भी उन्हें चैलेंज करने वाला कोई शख्स मिला नहीं था। अचानक से रियांश के ऐसे अजीबोगरीब टोन सुनते हुए और उनकी आंखों में अजीब सा पागलपन देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो थोड़ा पीछे होते हुए कहते हैं, क्या चाहिए आपको हमसे? रियांश कहते हैं, क्या चाहिए? दामाद की ऐसे खातिरदारी नहीं करते हैं ससुर जी। अरे थोड़ा प्यार से पूछ के, इतना डर क्यों रहे? मार थोड़ी ना रहा हूँ आपको। जयशंकर तिवारी इस बात पे शांत ही रहते हैं। कुछ बोलने के लिए उनके दिमाग का काम करना भी तो ज़रूरी था और इस वक्त उनके लिए ये मुमकिन नहीं था। वो विश्वास की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे परिवार में बस इतने ही लोग हैं या फिर सबको छुपा कर रखा हुआ है? रियांश ने जैसे ही परिवार का जिक्र किया था, विश्वास जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी आंखों को खोते हुए थोड़ा तेज लहजे में बोलते हैं, परिवार से आपका क्या मतलब है? और ये बोल करके वो अपनी एक उंगली रियांश की तरफ करते हुए कहते हैं, हमारे घर की महिलाएं इस तरह के मामलों में नहीं पड़ती, जो बात करनी है हमसे करिए। जैसे विश्वास जी ने खड़े होकर इतना कुछ रियांश को सुना दिया था,
पीछे खड़ी रियांश के बॉडीगार्ड जो अपने सिर को हिला देते हैं, जैसे वो समझ गए हों कि विश्वास जी ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। शंकर तिवारी भी विश्वास की तरफ घूरते हैं और तब जाकर किनको रियलाइज होता है कि उन्होंने शायद बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। रियांश अपनी जगह से खड़े होते हैं और उनके 2 कदम विश्वास जी की तरफ आगे बढ़ गए थे, जिससे विश्वास जाकर के पीछे दीवार से लड़ते हैं और थोड़ा पैनिक करते हुए कहते हैं, मेरा मतलब था कि देखिए, आप बात समझिए। वो आगे कुछ बोलते ही उससे पहले रियांश का हाथ उठ जाता है। विश्वास जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिए थे, वहीं रियांश धीरे से अपने एक हाथ को ले जाकर उनके कंधे पर रखते हैं और मजबूती से उनके कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं, रियांश अग्निहोत्री से इस टोन में बात करने से पहले सोच लेना चाहिए। इस तरह बात करने का हक सिर्फ एक को है। और ये बोलते हुए उनके चेहरे पर कुछ सोचकर उनके चेहरे पर अचानक एक मुस्कान तैर जाती है, जैसे वो किसी और के बारे में सोचने लगे हों। और फिर वो अपनी बात कंप्लीट करते हुए विश्वास जी को देखते हुए कहते हैं, और वो हक सिर्फ मेरी कार्टून का है। उनकी बात सुनते हुए आसपास के सभी लोग हैरान रह गए थे। वहीं रियांश के अपने बॉडीगार्ड्स भी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आखिर उनके बॉस को कब से किसी कार्टून में इंटरेस्ट आ गया। जयशंकर तिवारी अभी भी शांत थे। पीछे के सारे पार्टी लीडर्स भी चुपचाप बस अपने सर को नीचे झुकाए हुए खड़े थे। वहीं रियांश विश्वास जी के सीने पर अपने मजबूत हाथ को धीरे से टैप करते हुए कहते हैं, ऐसे ही डर रहना चाहिए आपके चेहरे पर। अच्छा लगता है मुझे लोगों को डरा करके। और वो पीछे घूरते हुए अपने 2 बॉडीगार्ड्स को अंदर जाने का इशारा कर देते हैं और उन दोनों से कहते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, किसी एक को भी मत छोड़ना, सबको यहाँ पर लेकर आओ। जयशंकर जी की अभी तो सिट्टी पिट्टी गायब थी, लेकिन ये सुन करके वो भी रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, आपको जो चाहिए आप हमसे बताइए ना, महिला को इन सब में क्यों घसीटना है, वो लोग डर जाएंगे। रियाज जो पीछे रखे चेयर पर फिर से बैठते हुए कहते हैं, ऐसा लगता तो नहीं कि आपके घर की महिला इतनी डरपोक है। खैर, लेकर आओ सबको। विश्वास जी को तो लगता है कि कहीं रियांश को जिया के यहाँ होने का पता तो नहीं चल गया, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहते हैं, देखिए सर, आप जिसे यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ। रियांश जी कहते हैं, मैं तो आपके परिवार वालों को बुलाने की बात कर रहा था। और वो जयशंकर की तरफ देखकर पूछते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं। जयशंकर अपनी आंखें दिखा करके विश्वास को चुप रहने का इशारा कर देते हैं। थोड़ी देर में जिया की बड़ी माँ, उनकी अपनी माँ और उनकी चाची तीनों लोग वहां पर पहुंच चुके थे। अभी परिवार में सिर्फ इतने ही लोग मौजूद थे। रियांश उन तीनों को घूरते हुए अपनी जगह से फिर से खड़े हो गए थे और वो अपने एक बॉडीगार्ड के सामने इशारा करते हैं। वो तुरंत ही एक गन को रियांश के हाथ पे रख देता है और रियांश गन को लोड करते हुए पहले जिया की बड़ी माँ, उसके बाद उसकी अपनी माँ और उसके बाद उसकी चाची, तीनों पर एक एक करके गन पॉइंट किए थे। और वहीं वो श्वेता जी के फोरहेड पर अपने गन के पॉइंट को रखते हुए कहते हैं, किसी न किसी को तो मरना ही है। अब रियांश अग्निहोत्री कहीं जाए और मौत का तांडव ना हो, मजा कैसे आएगा। जैसे ही उन्होंने इस लहजे में बात किया था, विश्वास तुरंत ही झुकते हुए कहते हैं, नहीं, आपको अगर क्या चाहिए आप एक बार डिमांड तो करिए। मेरी वाइफ है वो, आप उसे नहीं मार सकते। श्रेयांश विश्वास जी के चेहरे पर घबराहट देखते हुए कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में आपको अभी अंदाजा है नहीं मिस्टर विश्वास त्रिपाठी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कौन रोकेगा मुझे, आप या आपके वो चंद गुंडे, या कहीं आप पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर के तो इतना चौड़ में बात नहीं कर रहे मुझसे। विश्वास जी को समझ में आ गया था कि वो अब उनके सामने नतमस्तक हो जाए तो ही बेहतर होगा, और वो अपना सर झुकाकर कहते हैं, क्या चाहिए आपको। राज उनके सर पर अपने बंदूक से टैप करते हुए कहते हैं, मुझे क्या चाहिए इस बारे में आपको अच्छे से पता है, लेकर आइए उसे। अगर 10 तक आपने उसे यहाँ पर मेरे सामने हाजिर नहीं किया तो 11 तक गिनती नहीं करूँगा मैं। और वैसे भी आपकी वाइफ को मारने का मज़ा ही कुछ और होगा। गोली एक को लगेगी, लेकिन
मरेंगे 2 लोग। श्रेयांश को भी श्वेता जी की प्रेगनेंसी के बारे में पता था। विश्वास जो श्रेयांश के सामने आते हुए कहते हैं, नहीं, वो मेरी वाइफ है। श्रेयांश तो कहते हैं, अच्छी बात है, तो अगर आप अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हैं तो उसे लेकर आइए। बिना देरी किए तुरंत ही अंदर की तरफ चले जाते हैं। जयशंकर तिवारी उनको रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रहे हो विश्वास? विश्वास जयशंकर की अब एक भी नहीं सुनने वाले थे। वैसे विश्वास भले ही कितना कठोर बनते हो, लेकिन अपनी वाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा पॉसेसिव थे और बिना कुछ सोचे समझे अंदर की तरफ जिया के रूम में बढ़ जाते हैं। जिया जो बाहर के सारे तमाशों से अनजान थी, वो चुपचाप बैठे हुए खुद को शीशे में देख करके रोए जा रही थी। वो अपने आखिरी पल को अपने साथ ही बिताना चाहती थी। अचानक से जैसे ही दरवाजा खुला था, जिया झट से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने आप को ही अपने हाथों से ढककर छुपने लगती है। वो बहुत बुरी तरह से डर डर के रो रही थी। विश्वास जिया की तो हालत पहले से खराब हो रखी थी। वो तो इतना ज्यादा डर रही थी, उसके साथ ही उसकी पूरी शरीर तप रही थी और डर के मारे अब तो उसका शरीर कांपने भी लगा था। उसके पैर भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके राइट पैर में उन गुंडों ने काफी ज्यादा हर्ट कर दिया था, जिससे उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन विश्वास जी को तो जैसे जिया की हालत से कोई लेना देना ही नहीं था। वो बहुत बेरहमी से उसे नीचे खींच कर लेकर आ रहे थे। जैसे ही विश्वास जी जिया को लेकर हॉल तक पहुंचे थे, रेयांश की भी नजर उसी तरफ चली जाती है, क्योंकि जिया लगातार हिम्मत करते हुए जितना उससे बन पा रहा था उतना ही आवाज में रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो उसे माफ कर दें। जिया के पैरों में पहले से ही उनके बड़े पापा के आदमियों ने काफी चोट पहुंचा रखी थी, जिसकी वजह से चलने में तो पहले ही उसे काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस वक्त विश्वास को कुछ भी नजर नहीं आता। जिया जो चिल्लाते हुए कहती है, चाचू प्लीज छोड़ दीजिए, मैं चल रही हूँ आपके साथ प्लीज। लेकिन विश्वास जो कहते हैं, चुप, जब से तू पैदा हुई है ना सिर्फ हमें प्रॉब्लम सी दे रही है। और ये बोल करके वो काफी बेरुखी से उसे खींच कर नीचे ले आ रहे थे। जैसे ही रेयांश के कानों में जिया की रोने की आवाज पड़ी थी, वो काफी गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने विश्वास को इस तरह जिया को लाता हुआ देखा था, वो जोर से अपने गन के एक गोली को नीचे मारते हुए कहते हैं, तमीज से, बीवी है वो मेरी। जैसे ही ये आवाज सबके कानों में पड़ी थी, सब लोग का चेहरा देखने लायक बन चुका था। और वहीं जिया के कानों में जैसे ही बात पड़ी थी, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा खुद रेयांश के स्वरूप में उसे बचाने के लिए आए हैं। उसके पैरों में काफी जख्म था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए अपने कदम को जैसे तैसे करके आगे बढ़ाती है और रेयांश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे तो विश्वास नहीं होता कि रेयांश उसे इन लोगों से बचाने के लिए आए हैं, लेकिन फिर उसे विश्वास नहीं होता और वो उसे लगता है कि सब कुछ उसका वहम है। आखिरी वक्त में वो सपने देख रही है बैठ करके। भला रेयांश उससे कैसे बचाने आ सकते हैं और वो उसे क्यों बचाने आएंगे? रेयांश कौन सा उससे प्यार करते हैं? और वो अपनी सर पर मारते हुए कहती है, कोई मरते मरते भी ओवर थिंक करता है क्या पागल? लेकिन रेयांश जैसे ही जिया की कमर पर अपना हाथ रखे थे, जिया को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ उसकी ओवर थिंकिंग नहीं बल्कि ये सब कुछ सच है। और उसकी पूरी शरीर एकदम से गर्म पड़ जाती है, क्योंकि उसके ठीक सामने बड़े पापा खड़े थे जो उसी को घूर कर देख रहे थे। अब रेयांश की आंखों में तो देखने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसी वजह से वो जिया को डराने की कोशिश कर रहे थे। वो आज तक सिर्फ उन्हीं लोगों को डराते आए थे जो उनसे कमजोर हो, और पहली बार रेयांश जैसा कोई ताकतवर शख्स उनके सामने खड़ा होकर के जिया को प्रोटेक्ट कर रहा था। रेयांश जो बंदूक को साइड में रखते हैं और जिया के चेहरे को धीरे से सहलाते हुए उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर करते हुए कहते हैं, ठीक हो तुम? वैसे तो आसपास के लोगों के लिए ये काफी ताज्जुब की बात है कि रेयांश अग्निहोत्री इस तरह का भी टोन यूज करते हैं, लेकिन अब जिया के सामने रेयांश गुस्सा कैसे कर सकते थे? जिया लगातार रोई जा रही थी। रेयांश जो अपने थंब से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना, डरो नहीं। और वो उसको संभालते हुए अपने सीने से लगा लेते हैं। थोड़ा देर वो सबके सामने इसी तरह से जिया के सर को टैप कर रहे थे, जैसे वो भूल चुके हों कि उनके सराउंडिंग में कोई और भी खड़ा है। उन्हें किसी से क्या लेना देना था। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रेयांश उसके पास उसके सामने खड़े हैं। रेयांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से उसको पीछे रखे चेयर पर बैठाते हुए कहते हैं, सिट हियर, आराम से बैठो और तमाशे को एंजॉय करो। और ये बोल करके
वो सबके सामने उसके गालों पर अपने होंठ रख देते हैं। जिया तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे कर ली थी। जहां पर जिया को अपने बड़े पापा के सामने ठीक तरीके से सांस भी नहीं लिया जाता था, आज वो उनके ठीक सामने आराम से बैठी हुई थी। इसके साथ ही रेयांश ने सबके सामने उसके गालों पर किस भी कर दिया था, जिससे तो जिया की शरीर और ठंडी पड़ जाती है। लेकिन किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चू से चाह भी कर सके। रेयांश अपने गन को लोड कर रेयांश का गन ऑलरेडी लोडेड था और वो उन सब को एक एक करके देखते हुए कहते हैं, शुरुआत किससे करनी चाहिए मुझे? वैसे तो सबसे बड़े आप है जयशंकर त्रिपाठी। क्यों ना मैं आपसे शुरू करूं? वैसे मेरी डबल सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा चलिए आपसे शुरू करते हैं। 201, 202, 203 एंड 4। और ये बोलते बोलते वो जैसे अपने गन को श्वेता की तरफ ले आए थे, तुरंत ही विश्वास उनके सामने आ जाते हैं और अपने सर को ना मिलाते हुए कहते हैं, इन सब में गलती मेरी और भाई साहब की है। हमारे घर की औरतों को मत दोष दीजिए। अगर मारना है तो हमें मारिए। रेयांश कहते हैं, दोष तो आप सबका है। वैसे मैं किसी को बख्श नहीं देने वाला। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और जितने भी लोगों ने मेरी जान के साथ करने की कोशिश की है, उसे सब मरेंगे और बहुत बदतर मौत मरेंगे। जैसे ही जिया ये सुनती है, वो तुरंत ही हिम्मत करके खड़ी होती है और रेयांश के पास आते हुए कहती है, ये मेरे परिवार है, हाँ आप इन्हें नहीं मार सकते। रेयांश जैसे ये सुने थे, वो उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कौन से परिवार की बात कर रही हो जो आज तुम्हें जिंदा गाड़ने वाले थे? ये सुनकर जिया हैरान होते हुए कहती है, आपको कैसे पता? रेयांश कहते हैं, मेरी बीवी के बारे में मुझे सब कुछ पता रहता है और मैंने तुमसे पहले भी कहा था 24/7 मेरी नज़र तुम पर रहती है। तुम्हें क्या लगा ये लोग तुम्हें उठा कर ले जाएंगे और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? खैर रोमांटिक हम बाद में हो लेंगे, पहले इनका कुछ कर लेते हैं। उसके लिए तो हमारी पूरी लाइफ बची हुई है ना। और ये बोलकर वो सबके सामने उसे एक फ्लोटिंग स्माइल दे रहे थे और जिया की हालत खराब होती जा रही थी। वो अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। इन सब में सब लोग की हालत टाइट हो रखी थी सिवाय श्वेता जी के। श्वेता जी को इस बात का डर नहीं था कि आज वो मरने वाली है, लेकिन इस बात की स्माइल थी कि जिया को अब कोई ऐसा शख्स मिल चुका है जो उसकी सेफ्टी के लिए अपनी जान भी जोखिम पर डाल सकता है और सबको मार सकता है। इतना पावरफुल कोई जिया के प्यार में है। रेयांश दोबारा से अपने गन को नीचे की तरफ ही शूट किए थे। जिया जो तुरंत ही रेयांश से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाने दीजिए इन्हें, प्लीज। रेयांश कहते हैं, नो वे। लेकिन वो जैसे जिया को रोता हुआ देखे थे, वो दोबारा से कुछ सोचते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, डोंट वरी। और फिर वो उन सबको घूरते हुए कहते हैं, अगर मेरी बीवी के पैरों में गिर करके नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगी तो शायद मैं इस बारे में कुछ सोच सकता हूँ। और ये बोलकर वो आकर टेबल पर आराम से बैठ गए थे और वो उन सबको देखते हुए कहते हैं, कम ऑन डू इट। सिर्फ 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, अच्छी तरह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी उससे। जिया जो कहती है, पर ये लोग। रेयांश कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ तुम। कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन तभी रेयांश जो सबसे पहले जयशंकर तिवारी के कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, ये काम आप प्यार से कर लीजिए या फिर मैं खुद ही आपको उसके पैरों में गिरा दूंगा। और अगर मैंने गिराया तो हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाएंगी और इस उम्र में एक बार हड्डी टूट गई तो जुड़ती नहीं है। चलिए शुरू करिए। उनके लिए यह काफ़ी शर्मनाक बात थी, लेकिन अभी तो कुछ और बड़ा होने वाला था। सारे बॉडीगार्ड्स अब साइड में हो चुके थे और पीछे से मीडियाज जो पूरी कवरिंग करते हुए अंदर की तरफ आगे बढ़ गई थी। सब लोग इस वक्त जिया और उनके बड़े पापा के सिनेरियो को देखकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि लखनऊ के कोने कोने में ये बात फैल चुकी थी कि जिया के साथ क्या क्या होता है। उसके बर्ताव के बारे में जानते तो सब थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो जयशंकर तिवारी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और आज कोई पहला शख्स था जिसने जिया के सपोर्ट में बात की थी और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आज वो किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे ही मीडिया अंदर आई थी, तुरंत ही विश्वास जो उनके कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं भाई साहब, आप ये नहीं कर सकते। रेयांश कहते हैं, ओ भाई साहब के चमचे, आप भी ऐसा ही करेंगे, चलिए झुकिए। बहुत बेल्ट खेला है ना आपने।
एक एक शरीर की हड्डियां ना तोड़ दूं तो आप क्या ना आप। अभी तो आप मेरी बीवी के सामने, इसलिए थोड़ी तरस दिखा रहा हूं आप पर। कम ऑन डू इट। अब विश्वास और जयशंकर तिवारी मजबूर थे। रेयांश जो तुरंत ही खड़े होते हैं और उन दोनों के गर्दन को पीछे से पकड़ करके जोर से धक्का दे करके जिया के कदमों के पास गिरा देते हैं। ये उन दोनों के लिए काफी शर्मनाक था, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। रेयांश कहते हैं, अरे मेढक की तरह फैल कर सोने के लिए नहीं कहा, नाक तो रगड़ो। और वो मीडिया से कहते हैं, अच्छे से कैप्चर कीजिए। आज सारे लोगों को काफी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी और ये सब कुछ लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेयांश ने कुणाल को ऑर्डर दिया था कि वो भी राजीव ठक्कर से बात कर ले और ये बेस्ट टाइम था जब उसे जयशंकर तिवारी की कुर्सी मिल सकती थी। तो वो भी क्यों पीछे हटता, वो भी जिया की तरफ से ही बात कर रहा था। वो लड़की बेचारी अपनी जिंदगी को पाने के लिए, इतना बड़ा सपना पूरा करने के लिए अपने घर से भागी, लेकिन इस जाहिल इंसान ने उससे नहीं छोड़ा। उसे मारने के लिए आज उसे पकड़कर मुंबई से लेकर आए। ऐसे इंसान को तो यही सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री, अरे ऐसे इंसान को तो पार्टी से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि दूसरों की बेटियों को बचाएंगे, खुद की बेटियों को मारने चले थे ये लोग। अगर ऐसे घटिया सोच रहेगी तो लड़कियां कहाँ से जिंदा रह पाएंगी और कहाँ से अपनी जिंदगी जी पाएंगी। अरे जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए बेटियों को घर से भागना पड़ रहा है, ये परिवार है इनका। सारे लोग को ये बात समझ में आ रही थी और जयशंकर त्रिपाठी के लाइव चैनल पर थू थू हो रही थी। यह सिलसिला लगभग आधे से 1 घंटे तक चलता है, जहां उनके परिवार वालों के लिए ये लगातार एम्बैरसमेंट की बात थी। वहीं रेयांश जो बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जिया नहीं। जिया को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और वो बार बार अपने बड़े पापा और अपने चाचा से कहती है, प्लीज आप लोग उठ जाइए, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग इस तरह देखकर। रेयांश उससे कहते हैं, कम ऑन बेबी गर्ल, शट अप। तुमसे कुछ पूछा मैंने? नहीं ना, तुम बस एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। आधे घंटे में ये सारे कार्यक्रम खत्म होते हैं और वहीं रेयांश सारे मीडियाज को एक ही बार इशारा करते हैं और वो सब के सब चुपचाप बाहर निकल गए थे। वहीं रेयांश अपने सारे बॉडीगार्ड से भी कहते हैं, चलने की तैयारी करो। वो उन दोनों का कॉलर पकड़कर उन दोनों को ठीक से खड़ा करते हुए कहते हैं, आप लोगों से दोबारा जल्द मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। और फिर वो अपने गन को उनके गर्दन के पास टच कराते हुए धीरे से कहते हैं, और आप मुझे कुछ देने की बात कर रहे थे ना? वैसे दहेज लेने का बहुत मन है मेरा। हाँ, मैं दहेज के खिलाफ था अब तक, लेकिन अब इतना प्यार से अगर आप दहेज दे रहे हैं तो आपकी जान लेकर जाऊंगा मैं एक दिन। अगर दोबारा से मेरे जिया को आप लोगों की वजह से एक बार भी आंसू आए तो। और ये बोलते हुए वो उन सारे फैमिली मेंबर्स और उसके साथ ही उन सारे पार्टी मेंबर्स को भी वार्न करते हैं और जिया का हाथ पकड़ते हुए उसे धीरे से खड़ा करते हैं। जिया को इस वक्त चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। अभी भी कुछ बॉडीगार्ड्स रेयांश के अंदर ही थे। अभी भी कुछ बॉडीगार्ड्स जो इस वक्त कैबिन के अंदर ही थे। जैसे ही रेयांश अभी 2 कदम आगे बढ़े थे, जिया जो अपने पैरों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ा सा उझक जाती है। जैसे ही रेयांश को रियलाइज हुआ था कि उनकी प्यारी बीवी और उनकी जान को चलने में तकलीफ हो रही है, वो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हैं और अपने हाथ से उसके दोनों हील्स को निकाल देते हैं। अब रेयांश ने अपने एक हाथ में जिया के दोनों हील्स पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से उन्होंने जिया को अपनी बाहों में चिपका रखा था। जिया के भी हाथ रेयांश के गर्दन पर पूरी तरह से घिरे हुए थे और उसने अपने चेहरे को रेयांश के सीने में छुपा लिया था, जहां अब जाकर उसे सुकून का एहसास होता है। और वो समझ चुकी थी कि रेयांश ही कान्हा जी के दिए हुए वो शख्सियत हैं जो उसे सारी मुसीबतों से बचाने वाले थे। जिस दिन का उसने बचपन से इंतजार किया था, जब से उसे अपने घर में टॉर्चर मिलता था कि कोई तो शख्स आएगा जो उसे उसके घर वालों से दूर करके अपने साथ लेकर जाएगा, उसके घर वालों को सबक सिखाएगा कि जिया भी इंसान है और उसके साथ इंसानों की तरह पेश आए, ना कि जानवरों की तरह। और आज रेयांश में जिया को वो
वो शख्स दिख रहा था जो उसका ड्रीम लाइफ पार्टनर था, जिसके बारे में वो सिर्फ अपने डायरीज में लिखा करती थी और उसके ख्वाब देखा करती थी। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसा होगा रियांश और जिया का अब रिश्ता। क्या अब जाकर जिया को समझ में आएगा कि रियांश उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए माफिया स्टॉप डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।